जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक नए क्लास में स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 1 का एम जैसे साइकोलॉजी। जो भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट को ऑनर्स के रूप में लिए हुए, उसके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसका जो है मैं आज मॉडल सेट 1 करा रहा हूँ। और जिसका भी एग्जाम 7 मार्च से शुरू है, वह इस क्लास को अंत तक जरूर कीजिए, ताकि आप लोग का तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। इसमें जो है मॉडल सेट 5 टोटल कराएंगे। 5 मॉडल सेट कराएंगे, जिसमें से 10 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेंगे एक मॉडल सेट में, और 4 जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेंगे, और 3 जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए सभी क्लास को अंत तक जरूर कीजिएगा। टोटल हम 5 मॉडल सेट कराएंगे। अगर आप लोग इसका पीडीएफ नोट चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से मंगवा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में, मनोविज्ञान को वैज्ञानिक अनुशासन किस कारण माना जाता है? ऑप्शन ए दर्शन के कारण, ऑप्शन बी प्रयोग और अवलोकन के कारण, ऑप्शन सी परंपरा के कारण, ऑप्शन डी अनुमान के कारण। जो मनोविज्ञान को वैज्ञानिक अनुशासन माना जाता है, वह है प्रयोग और अवलोकन के कारण, इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है वह सही होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में है, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है वो किसने दिया? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पाउलो, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी वाडूरा। जो क्लासिकल क्लासिकल कंडीशनिंग का जो सिद्धांत दिया हुआ है, पाउलो ने दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में, एसटीएम का पूर्ण रूप क्या है? जो एसटीएम है उसका पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म मेमोरी, ऑप्शन बी सिंपल टर्म मेमोरी, ऑप्शन सी स्मॉल टाइम मेमोरी, ऑप्शन डी शॉर्ट टाइम मेथड। इसका जो है एसटीएम का पूर्ण रूप जो होता है वह शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है वह सही होगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन जो है, आवश्यकता आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? जो आवश्यकता पदानुक्रम जो है वो सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी मैस्लो, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी थ्रस्टर। जो आवश्यकता पदानुक्रम जो सिद्धांत का प्रतिपादन दिया, इसका ऑप्शन बी होगा, मैस्लो ने दिया था, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन मैस्लो ने दिया था। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता शब्द किससे संबंधित है? जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता शब्द है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आईक्यू, ऑप्शन बी ईक्यू, ऑप्शन सी एसक्यू, ऑप्शन डी एमक्यू। जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता शब्द जो है वह ईक्यू से मतलब है, संबंधित है। इसके बाद छठा क्वेश्चन, बुद्धिमत्ता का दो कारक सिद्धांत किसने दिया? जो बुद्धिमत्ता का दो कारक सिद्धांत दिया वो किसने दिया? ऑप्शन ए स्पेयरमैन, ऑप्शन बी थ्रस्टर, ऑप्शन सी स्टर्नबर्ग, ऑप्शन डी फ्रायड। जो बुद्धिमत्ता का दो कारक जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह है स्पेयरमैन, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन में है, बिग फाइव फैक्टर सिद्धांत किस संबंधित है? जो बिग फाइव फैक्टर सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी व्यक्तित्व, ऑप्शन डी प्रेरणा। जो बिग फाइव फैक्टर का जो सिद्धांत है वो व्यक्तिगत से संबंधित है, इसलिए व्यक्तित्व होगा। इसके बाद आठवां क्वेश्चन, तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो किस पर बल देता है? ऑप्शन ए अचेतन मन, ऑप्शन बी व्यवहार, ऑप्शन सी भावना, ऑप्शन डी विचार। जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है वो व्यवहार पर जोर देता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा सही। इसके बाद चलिए देखते हैं नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन में है, केस स्टडी विधि का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है? जो कैश स्टडी विधि है वो प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है? ऑप्शन ए समूह अध्ययन, ऑप्शन बी व्यक्तिगत अध्ययन, ऑप्शन सी प्रयोग, ऑप्शन डी सर्वेक्षण। जो कैश स्टडी है वो व्यक्तिगत अध्ययन से होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा।
इसके बाद है इसमें 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में अवलोकनात्मक सीखने का सिद्धांत किसने दिया? जो अवलोकनात्मक सिद्धांत का सीखने का सिद्धांत है वो किसने दिया? ऑप्शन ए पाउलो, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी वांडूरा, ऑप्शन डी फ्रायड। जो अवलोकनात्मक सीखने का जो सिद्धांत है वो वांडूरा ने दिया, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ नोट चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा दिए, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो इसमें पूछने की संभावना अत्यधिक है, जो कि इसमें है पहला क्वेश्चन, मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए। तो मनोविज्ञान की क्या परिभाषा है वही पूछा जा रहा है। तो मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अनुशासन है जिसके अंतर्गत मानव के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जो मनोविज्ञान है वह वैज्ञानिक अनुशासन है जिसके अंतर्गत मानव के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे मनोविज्ञान कहा जाता है। इसमें व्यक्ति के सोचने, समझने, सीखने और स्मरण करने, कल्पना करने, निर्णय लेने, भावना व्यक्त करने तथा प्रेरित होने जैसी सभी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या क्या शामिल है? तो व्यक्ति के सोचने, समझने, सीखने और स्मरण करने और कल्पना करने और निर्णय लेने, भावना व्यक्तिगत करने और व्यक्त करने तथा प्रेरित होने जैसी सभी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो मनोविज्ञान केवल ब्राह्मी व्यवहार तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक मानसिक व्यवस्थाओं को भी समझने का प्रयास करती है। जो मनोविज्ञान जो वो सिर्फ बाहरी क्षेत्रों में ही काम नहीं करते, क्यों ये मानसिक आंतरिक क्षेत्रों में भी काम करते हैं। इसके बाद उसका वर्णन करना, उसके कारणों की व्याख्या करना, भविष्य के व्यवहार की भविष्यवाणी करना तथा आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार लाना। आज मनोविज्ञान का प्रयोग शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, समाज, खेल तथा परामर्श जैसी अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। जो मनोविज्ञान का अभी जो प्रयोग है वह शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, समाज, खेल तथा परामर्श जैसे अनेक क्षेत्रों में किया जाता है, जिससे जो है मानव जीवन को अधिक संतुलित, स्वस्थ और सफल बनाया जा सके। मनोविज्ञान को जो है अभी क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसमें जो है परामर्श में भी काम करता है, चिकित्सा देता है, पर शिक्षा और उद्योग, समाज, खेल तथा परामर्श जैसे अनेक क्षेत्रों में कार्य करते हैं, जिससे जो है मानव समाज को अधिक संतुलित और स्वस्थ बनाने और सफल बनाने में मनोविज्ञान का काफी हद तक हाथ है। इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, तो संवेदी स्मृति क्या है? दूसरा क्वेश्चन में जो है कि संवेदी स्मृति क्या है? तो संवेदी स्मृति स्मृति की प्रथम तथा आधारभूत अवस्था मानी जाती है। जो संवेदी जो है स्मृति की प्रथम तथा आधारभूत व्यवस्था अवस्था मानी जाती है, जिसमें हमारी विभिन्न इंद्रियों जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के माध्यम से प्राप्त सूचनाएं बहुत ही अल्प समय के लिए संग्रहित रहती है। जो जिसमें जो है हमारी विभिन्न इंद्रियों जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के माध्यम से जो प्राप्त सूचना होती है वह बहुत ही कम समय के लिए संग्रहित करता है, वही होता है स्मृति, संवेदी स्मृति। तो यह स्मृति केवल कुछ सेकंड तक ही बनी रहती है, यह जो स्मृति है कुछ सेकंड के लिए ही बनी रहती है, जिसे मेमोरी कहा जाता है। इसके बाद जब हम किसी दृश्य को देखते हैं या कोई ध्वनि सुनते हैं तो उनकी उस छवि या ध्वनि की छाप कुछ क्षणों के लिए संवेदी स्मृति में रहती है। जो भी हम आवाज सुनते हैं या कोई छवि देखते हैं तो उसका जो है थोड़ा सा जो कुल्लू दिमाग में आता है वही संवेदी स्मृति कहलाता है। यदि इस दौरान व्यक्ति उस सूचना पर ध्यान देता है तो वह अल्पकालिक स्मृति में स्थानांतरित हो जाती है। अगर कोई
ऐसी चीज को आप देख रहे हैं तो थोड़ा भी अगर उस पर ध्यान दिए तो आप उसे अल्पकालिक स्मृति में स्थानांतरित कर पाते हैं, अन्यथा वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अगर आप लोग अल्पकालिक स्मृति में अगर स्थानांतरित कर लिए तो लंबे समय तक मेमोरी रह जाता है। इस प्रकार संवेदी स्मृति का मुख्य कार्यवाही वातावरण से आने वाली सूचनाओं को अस्थायी रूप से सुरक्षित रखना है। इस प्रकार जो है संवेदी स्मृति का मुख्य काम है कि बाहरी वातावरण से आने वाली सूचनाओं को अस्थायी रूप से सुरक्षित रखना और उन्हें आगे की स्मृति प्रक्रियाओं के लिए तैयार करना और आगे के लिए स्मृति को तैयार करना। यह स्मृति सीखने और ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह स्मृति जो संवेदी स्मृति है वह सीखने और ज्ञान अर्जन की इस प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको भी मोटिवेशन के साथ क्लास कराते रहे। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में है प्रेरणा के दो प्रकार लिखिए। तो प्रेरणा के क्या दो प्रकार है वही लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो प्रेरणा को मुख्यतः रूप से आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जो प्रेरणा को जो है दो भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे आंतरिक और बाहरी प्रेरणा। तो आंतरिक प्रेरणा वह प्रेरणा होती है जो व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होती है और जिसमें व्यक्ति किसी कार्य को अपने संतोष, रुचि, आनंद और आत्मविकास के लिए करता है। जो आंतरिक प्रेरणा है वह व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होता है, जिससे जो है वो उस व्यक्ति के अपने भीतर की जो भी कार्य करने में उसे अच्छा लगता है और रुचि और आनंद या आत्म विकास के लिए कार्य करता है, जैसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, आत्म सुधार की भावना या किसी कार्य करने में मिलने वाला आनंद। इसके विपरीत बाह्य प्रेरणा जो है वह प्रेरणा होती है जो बाहरी कारकों जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, सामाजिक मान्यता या पद प्रतिष्ठा के कारण उत्पन्न होता है। इसमें जो है कि व्यक्ति के कार्य किसी को बाहरी लाभ या दंड से बचाने के लिए कार्य करता है। दोनों प्रकार की प्रेरणाएं मानव व्यवहार को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोनों जो है आंतरिक प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा जो है वो मानव को व्यवहार को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और व्यक्ति की लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है इसके बाद है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में है भावनात्मक बुद्धिमत्ता से क्या तात्पर्य है। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता से तात्पर्य व्यक्ति की उस विशेष क्षमता से है जिसके द्वारा वह अपनी भावनाओं को पहचानता है, उन्हें समझाता है, नियंत्रित करता है तथा उचित ढंग से व्यक्त करता है। साथ ही दूसरी भावनाओं को भी समझकर उनके प्रति संवेदनशील व्यवहार करता है। इसमें आत्म जागरूकता, आत्मनियंत्रण, सहानुभूति, सामाजिक कौशल और आत्म प्रेरणा जैसे महत्वपूर्ण तत्व शामिल होते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? तो आत्मनियंत्रण, आत्म जागरूकता, सहानुभूति, सामाजिक कौशल और आत्म प्रेरणा जैसे महत्वपूर्ण तत्व शामिल होते हैं बुद्धिमत्ता भावनात्मकता में। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्ति को तनावपूर्ण इस परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने, सही निर्णय लेने, दूसरे के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने और जीवन की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में सहायक करती है। आज के समय में केवल बौद्धिक बुद्धिमत्ता ही नहीं बल्कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भी सफल नेतृत्व क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। बल्कि जो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सफल नेतृत्व क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसके बाद
चलिए देखते हैं ग्रुप सी, जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है 10 नंबर, जो कि हम 3 क्वेश्चन आज कराने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के विभिन्न दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। तो मनोविज्ञान के जो विभिन्न दृष्टिकोण है उसका वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण विकसित किए गए हैं। तो मानव व्यवहार को अगर समझने के लिए, मानसिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों विकसित किए गए हैं। तो प्रत्येक दृष्टिकोण मानव व्यवहार की व्याख्या अपने विशेष सिद्धांतों और मान्यताओं के आधार पर करता है। जो प्रत्येक दृष्टिकोण जो है मानव व्यवहार की व्याख्या अपने विशेष दृष्टि सिद्धांतों और मान्यताओं के आधार पर करता है। प्रमुख दृष्टिकोणों में मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, मानवतावादी तथा सकारात्मक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण शामिल है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? तो प्रमुख दृष्टिकोण मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, मानवतावादी तथा सकारात्मक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण शामिल है। इसके बाद मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। तो मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जो प्रवर्तक है वो सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार मानव व्यवहार का मुख्य कारण अचेतन मन में छिपी इच्छाएं, भावनाएं और संघर्ष होते हैं। जो इस प्रकार जो है मानव व्यवहार का मुख्य कारण अचेतन मन में छिपी इच्छाओं, भावनाओं और संघर्ष होते हैं। व्यक्ति के बचपन के अनुभव उसके व्यक्तित्व और व्यवहार को गहराई से प्रभाव करते हैं। इस प्रकार जो है व्यक्ति के बचपन के अनुभव उसके व्यक्तित्व और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करते हैं। तो इस दृष्टिकोण में ईद, अहम और पराहम की अवधारणाएं प्रमुख है। इस स्थिति में जो है इदम और अहम और पराहम की अवधारणाएं प्रमुख है। इसके बाद व्यवहारवादी दृष्टिकोण मानव व्यवहार को बाह्य उत्तेजना और उनके प्रति होने वाली प्रतिक्रियाओं के रूप में देखता है। जो इस प्रकार जो है व्यवहारवादी दृष्टिकोण मानव व्यवहार को बाह्य उत्तेजना और उनकी प्रति होने वाली प्रतिक्रियाओं के रूप में देखता है। इसके अनुसार केवल वही व्यवहार अध्ययन योग्य है जिसे देखा और मापा जा सकता है, जो जिसे जो है वो देखा और मापा जा सकता है। इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक पाउलो थार्नडाइक और स्किनर है। यह दृष्टिकोण सीखने की प्रक्रिया, आदत निर्माण तथा व्यवहार संशोधन में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। यह दृष्टिकोण जो है प्रमुख समर्थक जो है पावलाव, थार्नडाइक और स्किनर है। यह दृष्टिकोण सीखने की प्रक्रिया, आदत निर्माण तथा व्यवहार संशोधन में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसके बाद संज्ञानात्मक दृष्टिकोण मानव की आंतरिक मानसिक प्रक्रिया जैसे सोच, स्मरण, कल्पना, समस्या समाधान और निर्णय लेने पर बल देता है। इस प्रकार जो है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण मानव की आंतरिक मानसिक प्रक्रिया जैसे सोच, स्मरण, कल्पना, समस्या समाधान और निर्णय लेने पर बल देता है। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति केवल बाह्य उत्तेजना पर प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि सूचनाओं को समझकर उनका विश्लेषण करता है और फिर व्यवहार करता है। जो इस प्रकार जो है सूचनाओं को समझकर उनका विश्लेषण करता है और फिर व्यवहार करता है। इसके बाद यह दृष्टिकोण सीखने और स्मृति के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह दृष्टिकोण जो है वो सीखने और स्मृति के अध्ययन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मानवतावादी दृष्टिकोण मानव को स्वतंत्र एवं सृजनशील और आत्मविकास की ओर उन्मुख प्राणी मानता है। इसके प्रमुख प्रवर्तक अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स है। इसके जो प्रमुख प्रवर्तक है वो अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति की सकारात्मक क्षमताओं, आत्म साक्षात्कार और व्यक्तिगत विकास पर बल देता है। जो इस प्रकार जो है व्यक्ति की दृष्टिकोण की
सकारात्मक क्षमताओं, आत्म साक्षात्कार और व्यक्तिगत विकास पर बल देता है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में अपनी संभावनाओं को पूर्ण रूप से विकसित करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार जो है वो अपनी संभावनाओं पूर्ण रूप से करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। सकारात्मक मनोविज्ञान की दृष्टिकोण मानव की शक्तियों, सद्गुणों, खुशहाली और जीवन संतोष पर केंद्रित है। इस प्रकार जो है सकारात्मक मनोविज्ञान का दृष्टिकोण मानव की शक्तियों, सद्गुणों और खुशहाली और जीवन संतोष पर केंद्रित है। यह मानसिक रोगों की बजाय मानव की सकारात्मक विशेषताओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार जो है यह मानसिक रोगों के बजाय जो है मानव का सकारात्मक विशेषताओं का अध्ययन करता है और यह बताता है कि व्यक्ति कैसे सुखी, संतुलित और सफल जीवन जी सकता है। इस प्रकार जो है संतुलित और सुखी कैसे जीवन जी सकता है वही इस तरह के दृष्टिकोणों में कहा जाता है। इस प्रकार मनोविज्ञान के विभिन्न दृष्टिकोणों में मानव दृष्टिकोण मानव व्यवहार को व्यापक रूप से समझने में सहायक होती है। इस प्रकार जो है मनोविज्ञान के विभिन्न दृष्टिकोणों को मानव व्यवहार और व्यापक रूप से समझने में सहायक होती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में है, सीखने के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो सीखने के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। तो सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। सीखने को समझाने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो सीखने के जो समझाने के लिए मनोवैज्ञानिक ने विभिन्न सिद्धांतों प्रस्तुत किए हैं। तो जिसमें प्रमुख है क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें जो प्रमुख है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंटल ऑफ ऑपरेट कंडीशनिंग। इसके बाद सिद्धांत तथा अवलोकनात्मक या सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसके बाद है इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादन इवान पावलो ने किया था। क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह पावलो ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना दो उत्तेजना के बीच संबंध स्थापित होने के कारण होता है। जो इस प्रकार सिद्धांत के जो अनुसार जो है सीखना दो उत्तेजना के बीच संबंध स्थापित होने के कारण होता है। तो पावलो ने अपने प्रयोग में कुत्ते को भोजन के साथ घंटी की आवाज से परिचित कराया। जो पावलो ने जो है अपने प्रयोग में कुत्ते को भोजन के साथ घंटी की आवाज के साथ परिचित कराया। कुछ समय बाद केवल घंटी की आवाज सुनकर ही कुत्ते के मुंह में से लार निकलने लगे। कुछ समय जो बाद है वो घंटी के आदत से उसके कुत्ते को अगर घंटी जिस समय बजता उसी समय लार टपकना चालू हो जाता। इससे जो है यह सिद्ध हुआ कि प्राकृतिक उत्तेजना के साथ किसी तटस्थ उत्तेजना को जोड़कर प्रतिक्रिया उत्पन्न कराई जा सकती है। इस प्रकार जो है यह निष्कर्ष निकला कि उत्तेजना जो है किसी दो प्रकार से निकल सकता है। अगर किसी उसी में जो है तटस्थ उत्तेजना को जोड़ दिया जाए तो प्रतिक्रिया उत्पन्न कराई जा सकती है। यह सिद्धांत आदत निर्माण और भावनात्मक प्रतिक्रिया को समझने में उपयोगी है। यह सिद्धांत जो है वो आदत निर्माण और भावनात्मक प्रतिक्रिया को समझने में उपयोगी है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंटल ऑफ ऑपरेटर कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादन थार्नडाइक और बाद में स्किनर ने किया। जो इंस्ट्रूमेंटल ऑफ और ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो थार्नडाइक और बाद में स्किनर ने किया। इसके अनुसार सीखना पुरस्कार और दंड के रूप के माध्यम से होता है। जो इसके अनुसार जो है थार्नडाइक और स्किनर के अनुसार सीखना पुरस्कार और दंड के माध्यम से होता है। यदि किसी व्यवहार के परिणाम स्वरूप सुखद अनुभव या पुरस्कार मिलता है तो वो उस व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है, जबकि दंड मिलने पर व्यवहार कमजोर हो जाता है। इसे पुनर्बल पुनर्वलन की प्रतिक्रिया
बताया जा और व्यवहार संशोधन में इसका व्यापक प्रयोग किया। इसका जो है जबकि दंड मिलने पर वह कमजोर हो जाता है। स्किनर ने इसे पुनर्वर्लन की प्रक्रिया बताया और व्यवहार संशोधन में इसका व्यापक प्रयोग किया। इसके बाद तो अवलोकनात्मक या सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट बांडुरा ने किया। जो अवलोकनात्मक या सामाजिक जो अधिगम है उसका जो प्रतिपादन वह अल्बर्ट बांडुरा ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर, समझकर और उसका अनुकरण करके सीखता है। जो अवलोकन या सामाजिक अधिगम का जो प्रतिपादन किया वो अल्बर्ट बांडुरा ने किया। इस सिद्धांत का अनुसार जो है व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर, समझकर और उसका अनुकरण करके ही सीखता है। इसमें प्रत्यक्ष अनुभव आवश्यकता नहीं है। इसमें जो प्रत्यक्ष अनुभव आवश्यक नहीं है होता। बच्चे अपने माता पिता, शिक्षक, मित्र और मीडिया से बहुत सी बातें देखकर ही सीख जाते हैं। इसमें जो है बच्चा अपने माता पिता, शिक्षक, मित्र और मीडिया से बहुत कुछ सीखकर ही देखकर और सीख लेते हैं। तो यह सिद्धांत सामाजिक व्यवहार, नैतिक विकास और व्यक्तित्व विकास को समझाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत जो है अवलोकनात्मक या सामाजिक अधिगम सिद्धांत यह समाज व्यवहार को, नैतिक विकास और व्यक्तिगत निर्माण को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सभी सिद्धांतों से यह स्पष्ट होता है कि सीखना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनुभव, पर्यावरण, प्रोत्साहन और सामाजिक संपर्क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सभी सिद्धांतों से यह स्पष्ट जो होता है कि सीखना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनुभव, पर्यावरण, प्रोत्साहन और सामाजिक संपर्क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद चलिए देखते हैं इस क्लास का अंतिम दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन जो कि तीसरा नंबर होने वाला है। इसमें है व्यक्तित्व के बिग 5 फैक्टर सिद्धांत को समझाइए। तो व्यक्तित्व के क्या बिग 5 फैक्टर सिद्धांत है उसी को समझाने के लिए कहा जा रहा है। तो बिग 5 फैक्टर सिद्धांत व्यक्तित्व का एक प्रमुख और आधुनिक सिद्धांत है। तो बिग 5 फैक्टर सिद्धांत जो है वो व्यक्तित्व का एक प्रमुख और आधुनिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि मानव व्यक्तित्व को 5 मुख्य आयामों के आधार पर समझा जा सकता है। जो मानव व्यक्तित्व को 5 मुख्य आयामों से के आधार पर समझा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में से 5 गुण अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो है व्यक्ति में 5 गुण अलग अलग पाए जाते हैं और इन्हीं के संयोजन से उसका व्यक्तित्व निर्मित होता है। ये 5 कारक जैसे बहुमुखता, सहमतता, कनिष्ठता, कर्तव्यनिष्ठा, भावनात्मक स्थिरता तथा अनुभव के प्रति खुलापन, बिग 5 फैक्टर का सिद्धांत। इसके बाद चलिए देखते हैं और नीचे। इसके बाद है बहुमुखता से तात्पर्य व्यक्ति की सामाजिक मिलनसारता, आत्मविश्वास और सक्रियता से है। तो बहुमुखता से जो तात्पर्य है कि व्यक्ति की सामाजिक मिलनसारता, आत्मविश्वास और सक्रियता से है। जो व्यक्ति अधिक बहुमुखी होते हैं वे मिलनसार, बातूनी और सामाजिक गतिविधियों में रुचि लेने वाले होते हैं। जो व्यक्ति मिलनसार होते हैं वह बातूनी और सामाजिक गतिविधियों में रुचि लेने वाले होते हैं। जबकि अंतर्मुखी व्यक्ति शांत, संकोची और अकेले रहना पसंद करने वाले हैं। जो है अंतर्मुखी व्यक्ति जो शांत, संकोची और अकेले रहना पसंद करने वाले होते हैं। तो सहमता का संबंध व्यक्ति के सहयोगी, सहानुभूतिपूर्ण, दयालु और विश्वासपूर्ण स्वभाव से है। तो अधिक सहमता वाले व्यक्ति दूसरे की मदद करने वाले, विनम्र और सहकारी होते हैं। जो अधिक जो सहमता वाले व्यक्ति होते हैं वह दूसरों के मदद करने वाले और विनम्र और सहकारी होते हैं। जबकि कम सहमतता वाले व्यक्ति कठोर, आत्म केंद्रित और प्रतिस्पर्धा हो सकते हैं। जबकि जो है कम सहमता वाले व्यक्ति कठोर, आत्म केंद्रित और प्रतिस्पर्धा हो सकते हैं। इसके बाद कर्तव्यनिष्ठा से तात्पर्य व्यक्ति की जिम्मेदारी, अनुशासन
परिश्रम और लक्ष्य के प्रति समर्पण से है। जो कनिष्ठा कर्तव्य निष्ठा से तात्पर्य व्यक्ति की जिम्मेदारी जो है वो अनुशासन, परिश्रम और लक्ष्य के प्रति जो है समर्पण से है। तो उच्च कर्तव्य निष्ठा वाले व्यक्ति संगठित, ईमानदार और मेहनती होते हैं, जबकि कम कर्तव्य निष्ठा वाले व्यक्ति जो है वो लापरवाह और अव्यवस्थित हो सकते हैं। तो भावनात्मक स्थिरता का संबंध व्यक्ति की भावनात्मक संतुलन और तनाव सहने की क्षमता से है। जो भावनात्मक स्थिरता का जो संबंध है वह व्यक्ति की भावनात्मक संतुलन और तनाव सहने की क्षमता से है। जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं वे शांत, आत्मविश्वासी और तनाव में संतुलित रहते हैं, जबकि कम स्थिर व्यक्ति अधिक चिंतित, चिड़चिड़े और अस्थिर होते हैं। जो व्यक्ति जो है भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं वह शांत, आत्मविश्वासी और तनाव में संतुलित रहते हैं, जबकि जो है वो कम स्थिर व्यक्ति अधिक चिंतित और चिड़चिड़े और अस्थिर होते हैं। इसके बाद अनुभवों के प्रति खुलापन व्यक्ति की कल्पनाशीलता, सृजनशीलता, जिज्ञासा और नए अनुभवों को अपनाने के प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो अनुभवों के प्रति जो खुलापन व्यक्ति की जो है वो कल्पनाशीलता और सृजनशीलता, जिज्ञासा और नए अनुभवों को अपनाने की प्रवृत्तियों को दर्शाता है। तो अधिक खुलापन वाले व्यक्ति नए विचारों और अनुभवों के प्रति उत्साही होते हैं। जो अधिक खुलापन वाले व्यक्ति होते हैं वह नए विचारों और अनुभवों के प्रति जो उत्साही होते हैं, जबकि कम खुलापन वाले व्यक्ति परंपरागत और रूढ़िवादियों सोच रखते हैं। जो कम खुलापन वाले व्यक्ति होते हैं वो व्यक्तिगत, परंपरागत और रूढ़िवादी सोच रखते हैं। तो इस प्रकार बिग फाइव फैक्टर सिद्धांत व्यक्तित्व को वैज्ञानिक, सरल और व्यापक ढंग से समझाने में सहायक है तथा आधुनिक मनोविज्ञान में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो इसे जो है अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है आधुनिक मनोविज्ञान में। आई होप आप लोगों को जो है क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपको क्लास रेगुलर हम कराते रहें। अगर इसका आप लोग पीडीएफ नोट चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा दिए, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो है आज हम मॉडल सेट जो है 1 कराए, जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट का मॉडल सेट आज हम 1 कराए। और आज टोटल जो है हम 5 मॉडल सेट कराने वाले हैं। सेमेस्टर 1 का मॉडल सेट 5 हम कराने वाले हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट का, जिसमें जो है टोटल मिलाकर वस्तुनिष्ठ 50 क्वेश्चन हो जाएंगे और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो है वो होगा 15 क्वेश्चन, और उसके बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है वो होगा 20 क्वेश्चन। इसलिए आप लोग उसे तैयारी पूर्वक जो है ध्यान पूर्वक तैयारी को करते रहे, क्योंकि आपका इसमें जो है फायदा है। और 7 तारीख से जो है 7 मार्च से टीएमयू यूनिवर्सिटी में एग्जाम चालू है, इसलिए आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर कीजिए। ये जो है बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, लेकिन खास के लिए टीएमयू वाले जरूर देखें, क्योंकि 7 मार्च से एग्जाम शुरू है। अगला क्लास जो हम लाएंगे इसका सेकेंड मॉडल सेट लाएंगे, उसमें भी 10 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे और 4 जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन और 3 जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।